आप अभी तक सुन रहे हैं कि हाँ एक से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? आप पूछोगे मैम कैसे जा रहे हैं? ट्रेन से, बस से, रिक्शे से? नहीं भाई, आओ बताते हैं कौन ले जाता है। ठीक है, देखो ये मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये मान लो कोई व्यक्ति है, आप ही वो समझ लो, इसका नाम रख देते हैं मोटू। तो मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट थे वो किस पे किए थे उन्होंने? मटर पे। किस पे किए थे? मटर पे। हाँ, मटर पनीर वाला मटर। चलो अभी मटर पनीर पे नहीं जाना है, अभी यहीं पे रहना है। ठीक है, मान लो आप भाई बहन है, तो आपके भाई बहन में एक थोड़ा दबंग टाइप का होता है ना, एक दबंग टाइप का आएगा, सबसे अपना काम करवा लेगा, हम धमका के, दूसरा बेचारा सहमा सा बैठा रहेगा। तो वो क्या हो गया? जो दबंग है वो क्या हो गया? वो प्रभावी हो गया। और जो बेचारा कमजोर है वो क्या हो गया? वो अप्रभावी हो गया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अपराजिता सिंह, और फिजिक्स वाई पंकज सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई भाई? लास्ट जो चैप्टर्स पढ़े वो समझ में आया? कितने चैप्टर्स तैयार हो गए? और प्लीज कमेंट किया करिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें अभी समझ में आ रही है और कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर आप चाहते हैं मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊं तो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। कमेंट्स ही वो माध्यम है जिसके थ्रू हमें पता चलता है ना यार कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। तो प्लीज कमेंट्स तो किया ही करिए। ठीक है, आज हम 10th क्लास के लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, वन शॉट। जी हाँ, यानी कि एक ही बार में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? सरप्राइज नहीं है भाई, लिखा हुआ है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप बोलेंगे मैम इंटरेस्टिंग कैसे? क्योंकि इस चैप्टर में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हमारी डेली लाइफ से किस तरह से रिलेटेड है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो फिर देर किस बात की है, स्टार्ट करें पूरे जोश के साथ। बोलिए यस मैम, स्टार्ट करें अपना चैप्टर। तो आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है आखिर। तो देखो भाई क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता क्या होता है, ठीक है, वंशागति, लक्षण और उसके नियम क्या क्या है, लिंग निर्धारण कैसे होता है, विकास क्या है, और विकास एवं वर्गीकरण। तो इस चैप्टर में ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे मेंडल्स के बारे में। मेंडल्स ये कौन थे मैम? जी हाँ, मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, आगे जानेंगे कि मेंडल्स कौन थे, उन्होंने क्या क्या काम किया, उन्होंने क्या क्या नियम दिए, उन्होंने किस पौधों को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर क्या क्या रिजल्ट्स बताए भाई। और पढ़ेंगे आनुवंशिकता क्या है, और पढ़ेंगे वेरिएशंस क्या है, विकास क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें, ये सारी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक चीज शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं आनुवांशिकी। यहां से एक प्रश्न बनता है कि आनुवांशिकी क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो यही हो गया भाई कि आनुवांशिकी क्या है। तो किसको पता है? जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताओ, एड्रेस लिख देना, चॉकलेट भिजवा देंगे हम। ठीक है, तो आनुवांशिकी क्या है? तो आनुवांशिकी जो है वो क्या है बेटा? एक, अगर मैं सिंपल लाइन में बोलूं, अगर आपको याद रखना है सिंपल लाइन में, वंशागति प्लस विविधता। ठीक है, एक सिंपल लाइन में अगर आपको याद रखना है तो आप क्या रखेंगे? वंशागति प्लस विविधता ही क्या है? आनुवांशिकता है। वंशागति जिसको हम क्या कह सकते हैं? आनुवांशिकता कह सकते हैं। वंशागति को ही हम आनुवांशिकता कह सकते हैं। तो यानी कि आनुवांशिकता या फिर वंशागति प्लस विविधता यानी कि वेरिएशन ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिकी। ठीक है, चलो अब इन दोनों शब्दों को हम देख लेते हैं। मैंने क्या कहा आपसे? वंशागति, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो? आनुवांशिकता प्लस विविधता। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? आपने कहा क्या बना रहे हैं? प्रीवियस देख लो, आपने कहा मैम आनुवांशिकी बना रहे हैं।
ठीक है, तो अनुवांशिकी क्या हो गया, वंशागति प्लस विविधता। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है भाई, बहुत क्वेश्चन उठ रहे हैं, वंशागति क्या होता है, कौन बताएगा। देखो वंशा मतलब क्या होता है, वंश, एक वंश फिर दूसरा वंश फिर तीसरा वंश, पिक्चरों में आपने सुना होगा ना, कहते हैं ये हमारे वंश की परंपरा है, ये क्या है, ये हमारी परंपरा है, वंश टू वंश आ रही है, ठीक है। तो वंश हो गए, और वंशों में गति किस चीज की, कैरेक्टर्स की, यानी कि वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, वही चीज क्या कहलाती है, वंशागति, ठीक है। क्या कैरेक्टर्स, कहां चला गया भाई हमारा पेज, कैरेक्टर्स लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यानी कि जनक से कहां जा रहे हैं, संतति में। भाई एक पीढ़ी क्या हो गई, वो जनक हो गई, उससे अगली पीढ़ी आई तो क्या हो गई, संतति हो गई, तो जनक से कहां जा रहे हैं, संतति में जा रहे हैं, ठीक है। अब विविधता क्या होता है, विविधता को और क्या कहते हैं, वेरिएशन। अच्छा, जिनको नहीं पता है वंशागति को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, क्लियर। अब विविधता क्या है, देखो पहले वंशागति देख लेते हैं। मान लो ये आप हो, ठीक है, मान लो ये आपके फादर हैं, कौन है आपके फादर, और ये मदर है, ठीक है, और ये कौन हो, ये आप हो। अब ये कौन है, मदर है, ठीक है। अब अगर आप अपने लक्षणों को देखें ध्यान से, ठीक है, तो आपके कुछ लक्षण क्या होंगे, आपके माता और पिता से मैच करते होंगे, आपके माता या पिता से मैच करते होंगे। हम नॉर्मली जनरल भाषा में बोलते हैं ना, अरे ये बिल्कुल अपने पापा की लंबाई पाया है, अरे इसके घुंघरैले बाल हैं, बिल्कुल अपनी मम्मी में गए हैं, क्योंकि इसकी मम्मी के भी घुंघरैले बाल हैं। तो इसकी आंखों का रंग नीला है, क्योंकि इसकी माँ की भी आंख का रंग नीला था, है ना। तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, आप अपने मदर और फादर से पाते हैं, या फिर आप अपनी पीढ़ी से, पापा अपने ग्रैंडफादर, बुआ, किसी से भी, मतलब जो आपके आपसे रिलेटेड, आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनमें क्या होगा, कुछ कैरेक्टर्स क्या होंगे, आएंगे आपसे जीन्स के थ्रू। कौन ले जाता है, जीन्स के थ्रू। अभी जीन्स क्या है वो भी समझेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि कुछ लक्षण जो हैं वो क्या होते हैं, माता या फिर पिता से क्या होते हैं, मैच होते हैं, ठीक है। यही क्या है, ये आपके माता पिता एक पीढ़ी हो गई, आप दूसरी पीढ़ी हो गए, ये एक पीढ़ी हो गए, और ये क्या हो गए, ये दूसरी पीढ़ी हो गए भाई। तो लक्षण कहां से कहां गए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गए, क्या हुई, वंशागति हुई। अब विविधता क्या है, अब आप मुझे बताओ कि आपके सारे कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, ए टू जेड हर एक चीज। आप बोलोगे नहीं मैम, कुछ चीजें अलग हैं, बहुत सारी चीजें अलग हैं। तो वही क्या है, विविधता, वही क्या है, विविधता है। कुछ लक्षण थे जो प्रथम पीढ़ी से द्वितीय पीढ़ी में गए, वंशागति। कुछ लक्षण थे जो नहीं गए, जो आप में अलग है, आपके यूनिक कैरेक्टर्स हैं, वो क्या है, विविधता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो विविधता क्यों होती है, यहां से एक प्रश्न बनता है कि आखिर विविधता क्यों होती है, ठीक है, या विविधता क्या है। तो देखो हमने लास्ट चैप्टर्स पे क्या पढ़ा था, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। याद करो ये हमने पढ़ा था ना। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है इसके वीडियोस पढ़े हैं, जिसमें हमने पुराने वीडियोस में मैंने ये पढ़ाया है बहुत ही क्लियरली। तो आप पहले वहां जाएं, उसे पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लें, तब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे शॉर्ट में हम बता देते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए हम शॉर्ट में बता देते हैं। तो हमने लैंगिक जनन में क्या देखा था बेटा, और अलैंगिक जनन में क्या देखा था, कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक होता है, जरूरी नहीं है कि दो जनक हो, सिर्फ एक ही जनक भी हो सकता है, और उसका जो संतति होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होगा, बिल्कुल अपने जनक की तरह होगा। कैसे, जैसे याद करो मैंने बताया था कि अगर मान लो एक गुलाब का पेड़ है, ठीक है, आपने गुलाब की कलम काटी,
शाखाएं काटी और कई सारी लगा दी। अब जो नए गुलाब के पेड़ निकलेंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होंगे, बिल्कुल अपने जनक की तरह होंगे, वैसे ही फूल देंगे, दिखने में वैसे होंगे, सब चीजें वैसी होंगी। तो ये क्या हो गया, अलैंगिक जनन। क्या यहाँ पे आपको कोई विविधता दिखाई दी? क्या यहाँ पे आपको कोई विविधता दिखाई दी? दिखाई दी नहीं मैम, वो तो ज्यादातर सिमिलर थे अपने पेरेंट्स के जैसे। ठीक है, लैंगिक जनन में क्या होता है, दो पेरेंट्स होते हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया। अब जिनका क्रॉस और फ्यूजन होगा तो यहाँ पे जो संतति होगा या जो बच्चा होगा उसमें अपने माँ के भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, अपने फादर के भी कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स जो हो सकते हैं वो इसके भी अपने भी अलग कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, विविधता देखा। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं जो सबने देखा होगा, सभी बच्चों ने। आप देखो आपके अगल बगल कभी भी जो डॉग, फीमेल डॉग्स बच्चे दिए होती हैं ढेर सारे, कितने प्यारे लगते हैं ना, पपीज कई सारे होते हैं। तो उन पपीज को आप कभी भी ध्यान से देखो, उनमें से कुछ जो कुत्तों के बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अपनी माँ के जैसे दिखते हैं। आप देखो, बोले अरे इसका रंग ब्लैक है, बिल्कुल अपनी माँ पे गया, इसकी माँ भी बिल्कुल ऐसी है। और कुछ जो होते हैं वो चितकबरे, थोड़े अलग टाइप के होते हैं, तो वो लैंगिक जनन शो कर रहे हैं। तो कुछ में क्या हुआ, कुछ बिल्कुल क्या है, अपने पेरेंट्स की तरह है बिल्कुल, और कुछ में क्या है, डिफरेंस है, क्या दिख रहा है, विविधता, वेरिएशंस दिख रहा है। समझ गए? तो वेरिएशंस यानी कि विविधता कहां से आया, लैंगिक जनन के बाद है। जहां पे लैंगिक जनन होगा वहां पे वेरिएशन होगा। अलैंगिक जनन में उसका परसेंटेज बहुत कम होता है वेरिएशन का। ठीक है, वंशागति क्या होती है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, क्या है वंशागति। सिंपल, हमारी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या कह रहा था अनुवांशिकी, अनुवांशिकी ये कह रहा था कि वंशागति प्लस विविधता ही क्या है, अनुवांशिकी। और वंशागति को और क्या कह सकते हैं, अनुवांशिकता भी कह सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अनुवांशिकी में क्या क्या आता है, वंशागति और विविधता, और वंशागति को ही क्या कह सकते हैं, अनुवांशिकता कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है अनुवांशिकी, अध्ययन है वंशागति का जिसमें विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागति यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना होता है। विविधता क्या होता है, यह जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। भाई असमानता है, तभी तो क्या होगा, जब असमानता होगा तभी तो क्या होगी, विविधता होगी। ठीक है, अब जो विविधता भी होती है बेटा वो भी क्या होता है, दो तरह का होता है। एक जो होगा वो होगा सोमैटिक कोशिका में, शारीरिक कोशिका में, और दूसरा जो होगा वो किसमें होगा, गैमेटिक यानी कि जनन कोशिका में। ठीक है, अब कैसे, जो सोमैटिक कोशिका में जो विविधता होगी वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती है, जो जनन कोशिका में विविधता होगी वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। आप पूछेंगे मैम कैसे, देखो अपन कान छिदवाते, नाक छिदवाते, बहुत लोग पियर्सिंग करवाते हैं, टैटू बनवाते हैं। ठीक है, छेद हो गया सोमेटिक सेल्स में, कोशिकाओं में, सोमेटिक कोशिका में। अब जब उनका बच्चा होगा तो क्या ऐसा होगा कि जो बच्चा पैदा हो उसका पैदा होते ही कान छिदा हो, आप बोलोगे नो मैम, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पैदा होगा। तो क्या लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए, आपने कहा नहीं मैम नहीं गए। तो यानी कि जो शारीरिक कोशिका, जो सोमेटिक कोशिका होती है उनके लक्षण एक से दूसरे में नहीं जाते, लेकिन जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनके लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, जैसे बालों का रंग हो गया, आंखों का रंग हो गया, आपके बाल कैसे, आपकी लंबाई कैसी, जैसे किसी के पेरेंट्स लंबे तो मोस्टली चांसेस होता है उनके बच्चे भी लंबे होंगे। ठीक है, नाटे तो मोस्टली चांसेस होगा उनके बच्चे भी नाटे होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? ओके, देखो अब देखो शारीरिक कोशिका क्या होती है, इसमें अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, तो ऑब्वियस ये बात है जैव विकास में सहायक नहीं होंगे, क्योंकि क्या होगा, जैव विकास यहाँ पे नहीं हो रहा है तो नहीं सहायक होंगे। ठीक है, अब जैसे कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ का काटना, जैसे डॉबरमैन होते हैं जब छोटे होते हैं उनका पूंछ काट दिया जाता है क्योंकि उनकी पूंछ बहुत भारी होती है। ठीक है, डॉबरमैन सबने देखा होगा, बहुत तेज दौड़ते हैं, है ना। अब
क्या उनके जो नए बच्चे पैदा होंगे क्या उनमें पूंछ कटी हुई पैदा होगी? नहीं, आपको फिर से कटवानी पड़ेगी उनके बच्चों में भी। तो ये कैसे कैरेक्टर्स हो गए? ये शारीरिक सोमेटिक सेल्स में कैरेक्टर्स हो गए। लेकिन जो जनन कोशिकाएं होती हैं इनके कैरेक्टर्स अगली पीढ़ी में जाते हैं और यह जैव विकास में भी सहायक होंगे। जैसे मानव के बालों का रंग, मानव शरीर की लंबाई, ये सब क्या है? उसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब देखो विभिन्नताएं क्यों होती हैं। मैंने पहले ही समझाया कि अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में विविधताएं नहीं होंगी या कम होंगी और लैंगिक जनन में विविधताएं अपेक्षाकृत ज्यादा होंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। देखो, आप अभी तक सुन रहे हैं कि हाँ एक से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? आप पूछोगे मैम कैसे जा रहे हैं? ट्रेन से, बस से, रिक्शे से? नहीं भाई, आओ बताते हैं कौन ले जाता है। ठीक है, देखो ये मान लो कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये मान लो कोई व्यक्ति है, आप ही वो समझ लो, इसका नाम रख देते हैं मोटू। अब मोटू का शरीर किससे बना होगा? कोशिकाओं से बना होगा। ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाया था मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में। ये क्या हो गई? कोशिका। आपने कहा हाँ मैम हो गई कोशिका, सही कह रही हैं आप। कोशिका के बीच में क्या है? केंद्रक है। आपने कहा हाँ मैम केंद्रक होता है, पता है हमें। अब ये हमने केंद्रक बना लिया। ठीक है, ये क्या है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर हमें क्या मिलेंगे? क्रोमोसोम्स। क्या मिलेंगे? क्रोमोसोम्स। आपने कहा हाँ मैम मिलेंगे, तो भाई सही तो कह रही हैं आप। अब ये क्रोमोसोम्स जो होंगे इनमें हमें क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे? ये क्या है? डीएनए। डीएनए के बारे में तो सबने सुना है ना, क्या है? और डीएनए का फुल फॉर्म जरा मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। जिसका भी आंसर सही हुआ उसको मेरी तरफ से चॉकलेट फ्री, एड्रेस मेंशन कर देना। ठीक है, तो डीएनए, इन क्रोमोसोम्स पे क्या मिलेंगे आपको? डीएनए मिलेंगे। और इन्हीं डीएनए पे ऐसे छोटे छोटे खंड्स में आपको क्या मिलेंगे? जीन्स मिलेंगे। आपको सिर्फ समझाने के लिए हम बता रहे ताकि आपको एकदम याद हो जाए, एकदम आसान भाषा में। ठीक है, इस पे ही हमें क्या मिलेंगे? जीन। यही जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो वेरी गुड। अब देखो विभिन्नता के लाभ क्या है भाई, बता देते हैं हम ऐसे ही। देखो जब वेरिएशंस होते हैं, जैसे मान लो कोई एक कहीं पे वेरिएशंस नहीं हो रहे हैं, कहीं पे जैसे जनक है बिल्कुल वैसी ही संतति हो रही है। ठीक है, अब मान लो जनक में कुछ बीमारियां हैं, कुछ चीजें, तो वो हर जनरेशन टू जनरेशन, वंश टू वंश क्या होगा? एक दूसरे से पास ऑन होती रहेगी। लेकिन जब दो अलग लोगों का क्या होता है? फ्यूजन, क्रॉस होता है। ठीक है, तो क्या होता है? कैरेक्टर्स क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। तो हो सकता है कि अगली पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स जाए उसमें वो बीमारियां ना हो। तो यहाँ पे वेरिएशन से क्या होता है कि जो जितनी भी जातियां हैं उनमें क्या होता है? उनको विकास करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो वेरिएशन क्या होता है, इसलिए उसके लाभ भी होते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेंडल का योगदान। मेंडल का योगदान। ठीक है, अब मेंडल कौन थे भाई और हम उनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो मेंडल ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। मेंडल को हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के जनक। क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी के जनक। आनुवांशिकी के जनक, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर है? ठीक है, अब देखो मेंडल जो थे बेटा, इनको गणित का भी बहुत अच्छा ज्ञान था और इनको विज्ञान का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है, यानी कि कैसे थे? ऑलराउंडर थे। गणित भी इनकी बहुत अच्छी थी और विज्ञान भी इनका बहुत अच्छा था। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने अपने ज्ञान का यूज किया, ये जो उनका गणित और विज्ञान का ज्ञान था उसको यूज किया और कुछ नियम दिए। क्या किए? कुछ नियम दिए। ठीक है, तो मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने क्या किया?
कुछ रिजल्ट बताए, कुछ नियम बताए। तो मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट थे वो किस पे किए थे उन्होंने? मटर पे। किस पे किए थे? मटर पे। हाँ, मटर पनीर वाला मटर। चलो अभी मटर पनीर पे नहीं जाना है, अभी यहीं पे रहना है, ठीक है। किस पे किए? मटर पे किए। मटर पे ही क्यों किए? और कोई पौधा क्यों नहीं चुना? तो अभी वो भी हम देखेंगे, ठीक है। पर पहले ये समझ लेते। तो मेंडल जो थे वो गणित भी बहुत अच्छे से जानते थे, विज्ञान भी बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने मटर के पौधों पे अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक दो दिन में नहीं किए, 7 वर्षों तक किए। सोचो कितनी मेहनत की है। आप लोग एक दिन में घबरा जाते हो, नहीं होगा नहीं होगा, छोड़ दोगे, नहीं 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 पढ़ पाएंगे। 7 वर्षों तक उन्होंने कठिन परिश्रम किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, उससे कुछ रिजल्ट्स निकले, और उन रिजल्ट्स के बेसिस पे उन्होंने कुछ नियम बताए, ठीक है। पर दुर्भाग्यवश मेंडल की मृत्यु हो गई, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका जो कार्य था वो इतना क्या था, तब तक इतना लोग नहीं जानते थे उनके कार्य के बारे में। तो उनकी मृत्यु के बाद भी 3 साइंटिस्ट आए और उन्होंने उनके काम पे दोबारा से वर्क किया और पूरी दुनिया को बताया। क्या बताया? कि मेंडल ने कितना इंपॉर्टेंट काम किया है, मेंडल ने कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हमें बताई है, ठीक है। और इसलिए मेंडल को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी के जनक या फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इतना क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, ठीक है। तो देखो मेंडल ने बेटा क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर को लिया, सबको पता है, ठीक है। और मटर के कितने लक्षणों को लिया? 7, ठीक है। क्योंकि मटर के पौधों में अवेलेबिलिटी ज्यादा थी, ठीक है। आगे इसके बारे में बात करेंगे, पर पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से 7 लक्षण थे जिसपे मेंडल ने क्या किया, स्टडी किया, ठीक है। देखो पहला उन्होंने बीज का आकार ले लिया, ठीक है। अब बीज के आकार में एक उन्होंने प्रभावी कैरेक्टर लिया और दूसरा अप्रभावी कैरेक्टर लिया। अब आप बोलेंगे मैम प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है, पहले देख लेते हैं भाई। अप्रभावी और प्रभावी यानी कि डोमिनेंट प्रभावी और रेसेसिव अप्रभावी, ठीक है। इंग्लिश में बता दी मैंने। देखो डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जो दूसरों पे क्या होते हैं, अपना डोमिनेंसी दिखाएं, अपना प्रभाव छोड़ जाएं। मतलब जैसे मान लो आप भाई बहन है, तो आपके भाई बहन में एक थोड़ा दबंग टाइप का होता है ना, एक दबंग टाइप का आएगा, सबसे अपना काम करवा लेगा, हम धमका के, दूसरा बेचारा सहमा सा बैठा रहेगा। तो वो क्या हो गया, जो दबंग है वो क्या हो गया, वो प्रभावी हो गया, और जो बेचारा कमजोर है वो क्या हो गया, वो अप्रभावी हो गया, ठीक है। जो दूसरे पे अपना प्रभाव नहीं ज्यादा दिखा पा रहा है और जो अपना प्रभाव दूसरे पे ज्यादा दिखा पा रहा है वो क्या हो गया, प्रभावी हो गया, ठीक है। तो पहला जो कैरेक्टर लिया मेंडल ने वो क्या था, वो था बेटा बीज का आकार, ठीक है। तो इन्होंने गोल बीज लिया। अब ऑब्वियस सी बात है, गोल बीज है, एकदम सही है, ठीक है। तो वो क्या होगा, प्रभावी लक्षण होगा। और दूसरे में इन्होंने एक झुर्रीदार बीज ले लिया भाई। अब वो बेचारा झुर्रीदार है, दबा कुचला, क्या हो गया, अप्रभावी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, एक बीज का आकार अपना कैरेक्टर लिया, जो कि क्या था, एक प्रभावी क्या था, गोल था, और दूसरा क्या था, अप्रभावी यानी झुर्रीदार था। दूसरा उन्होंने बीज का रंग देखा बेटा, बीज का रंग क्या लिया, एक पीला ले लिया जो कि कैसा था, प्रभावी था, और एक हरा ले लिया जो कि क्या था, अप्रभावी था, ठीक है। अब देखो भाई आगे देख लेते हैं, ये 2 कैरेक्टर्स हो गए, ये 2 लक्षण हमने देख लिए। तीसरे लक्षण में उन्होंने क्या लिया, फूल का रंग ले लिया, ठीक है। एक का ले लिया बैगनी जो कि कैसा था, प्रभावी था, और दूसरे का ले लिया सफेद जो कि क्या था, अप्रभावी लक्षण था। फिर उन्होंने क्या लिया, फली का आकार ले लिया। अगर बिल्कुल फूली हुई फली थी तो प्रभावी लक्षण हो गया, सिकुड़ी हुई फली जो थी वो किस में आ गई, अप्रभावी लक्षण में आ गई भाई, किस में आ गई, अप्रभावी लक्षण में, ठीक है। उसके बाद देखो 2 कैरेक्टर्स वो हो गए, 2 ये 4। अब इसके बाद क्या ले लिया उन्होंने, पुष्प की स्थिति, पुष्प का यानी कि पुष्प लंबा है या फिर बौना है, लंबा है या फिर बौना है। अगर लंबा है तो प्रभावी है, और अगर बौना है तो कैसा लक्षण हुआ, अप्रभावी लक्षण हुआ, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं और क्या था। अब देखो फली का रंग ले लिया, अगर फली का रंग हरा है तो प्रभावी लक्षण है, पीला है तो अप्रभावी लक्षण है, और पुष्प की स्थिति यानी अक्षीय पे पुष्प लगे हैं या फिर
अंत्य पे लगे हैं, ठीक है, तो ये एक लक्षण हो गया। तो इस तरीके से मेंडल्स ने क्या लिए, 7 कैरेक्टर्स लिए, ठीक है, क्या ले लिए, 7 कैरेक्टर्स ले लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सब एक साथ लिखा हुआ है, वहां पे आप डायग्राम सही देख रहे थे, ठीक है। तो कौन कौन से लक्षण थे, तने की ऊंचाई, लंबा है या बौना है, फूल का रंग बैगनी है या सफेद है, यहां से तो आप समझ जाएंगे ना, अगर लंबा है तो प्रभावी है, बौना है तो अप्रभावी है, बैंगनी है तो प्रभावी है, सफेद है तो अप्रभावी है, ठीक है। फूल की स्थिति अक्षीय है कि नहीं है, फली का आकार फूला हुआ है कि सिकुड़ा हुआ है, इसके बाद भाई फली का रंग जो है वो हरा है या फिर पीला है, ठीक है। बीज का आकार गोल है या मुरझाया हुआ है, या फिर क्या है, मुरझाया हुआ है, ठीक है, ये आ होगा, ठीक है। इसके बाद बीज का रंग जो है वो पीला है या हरा है। तो ये जो सारे रंग थे, ये जो सारे कैरेक्टर्स थे, सॉरी ये जो सारे लक्षण थे, वो मेंडल्स ने लिए किस चीज के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, ठीक है। अब मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना, चलो वो देख लेते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। पहली बात तो यह है कि मटर का जो पौधा होता है, इनका जीवन काल जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है। देखो अभी आम का पौधा ले ले, मान लो, उसको तो ग्रो होके बढ़ने, फल देने में इतना टाइम लग जाएगा, जबकि मटर का पौधा जो होता है उसकी जीवन अवधि छोटी होती है, तो जल्दी जल्दी उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, जल्दी जल्दी उस पर प्रयोग किए जा सकते हैं, थोड़े टाइम में ज्यादा प्रयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि इसकी जीवन अवधि कम है, जल्दी जल्दी साइकिल पूरी होगी तो प्रयोगों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर कोई ऐसा पौधा लेते हैं जिसकी जीवन अवधि ज्यादा होती, तो एक प्रयोग करने में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है ना, इसलिए क्या हो गया, इसका जीवन काल छोटा था इसलिए ले लिया। और इनमें स्वपरागण होता है। स्वपरागण क्या होता है, जब खुद का खुद से परागण, आप याद करो मैंने ये सारी बातें आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाई हैं, आप वहां से जाके देख लो, ठीक है। स्वपरागण, पर परागण याद करो, मैंने बताया था, जब ये एक पुष्प है, ये एक पौधा यहाँ से यहाँ गया तो पर परागण, एक ही अगर पेड़ है, एक ही उस पे पुष्प लगे हैं, ये यहीं से परागण कर ले रहा है तो स्वपरागण है। तो भाई पहली चीज तो ये स्वपरागण कर ले रहा है, इसको पर परागण की जरूरत ही नहीं है, तो ये भी आसान बात है। और अगर चाहो तो कृत्रिम तरीके से पर परागण भी कराया जा सकता था, ये भी एक अच्छा कैरेक्टर था, ठीक है। और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बना देता था, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बना देता था। तो ये जो कुछ सारे कैरेक्टर्स थे मेंडल के, ये जो कुछ कैरेक्टर्स थे, ये क्या थे, मटर के इंपॉर्टेंट थे, जिसकी वजह से क्या किया मेंडल ने, मटर के पौधों को चुना, ठीक है। अब देखो मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए बेटा, वो 2 तरीके से किए, ठीक है। एक उन्होंने किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक डाइहाइब्रिड, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्या होता है, भाई मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्या होता है, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड देखो यहाँ पे लिखा है, इसको बोल रहे हैं एकल संकरण, और डाइहाइब्रिड को देखो आप लिखा है यहाँ पे द्विसंकरण, ठीक है। एकल लिख देते हैं भाई, एकल संकरण, और यहाँ पे सिर्फ हम द्वि लिख दे रहे हैं, बाकी आगे आप समझ लेना, ठीक है। ये द्विसंकरण हो गया। अब देखो ये होता क्या है मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में सिर्फ एक कैरेक्टर लेके चलते हैं, सिर्फ एक। मोनो मतलब क्या होता है, एक, सिंगल, मोनो सिंगल, ठीक है। तो मोनो मतलब क्या हो गया, एक। तो जहां पे सिर्फ एक लक्षण लेके हम चले वो क्या हो गया, वो हो गया मोनोहाइब्रिड। और द्वि मतलब डाई मतलब क्या होता है, दो। तो जहां पे हम क्या है, हम 2 लक्षणों की बात कर रहे हैं, वो क्या हो गया, वो हो गया डाइहाइब्रिड या फिर द्विसंकर संकरण, ठीक है। अब देखो एक लक्षण क्या हुए मोनोहाइब्रिड, यानी कि एकल संकरण में क्या हुआ, जैसे मान लो आपने सिर्फ एक लक्षण उठाया। एक लक्षण क्या था कि आपने पौधे की सिर्फ लंबाई पे बात की, आपने बोला सिर्फ पौधे की लंबाई पे बात कर रहे हैं, एक लंबा है एक छोटा है, तो एक ही लक्षण तो लिया ना। एक लक्षण के आपने 2 भाग बताए कि एक पौधा लंबा है एक छोटा है, लेकिन लक्षण कितने, एक ही है। तो ये मान लो आपने सिर्फ लंबाई की बात कर ली, ठीक है। या मान लो आपने सिर्फ रंग की बात कर लेती कि भाई एक हरा है एक पीला है, तो भी वो क्या होता है, एकल लक्षण होता है। यानी कि जहां पे हम सिर्फ
एक लक्षण लेके चलते हैं, वो क्या हो गया, एकल संकरण। जहां पे हमने दो लक्षण ले लिए, दो ले लिए, मान लो हम लंबाई की बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम इसके रंग की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये दो लक्षण हो गए, यहाँ पे क्या है, एक लक्षण हो गया। अब समझ लिए कि मोनोहाइब्रिड यानी कि एकल संकरण और डाई हाइब्रिड यानी कि द्विसंकर संकरण क्या होता है। मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर्स की बात करते हैं, डाई हाइब्रिड में दो लक्षण की बात करते हैं, ठीक है। अब मेंडल ने कुल कितने नियम दिए थे बेटा, मेंडल ने कुल कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, कितने, 3। तो मेंडल के जो ये 3 नियम थे, उनमें से जो उनका नियम पहला था और दूसरा था, वो किस पे था, एकल संकरण पे था, पहला नियम, और दूसरा नियम किस पे था, एकल संकरण पे था। जबकि जो उनका तीसरा नियम था वो उन्होंने किस पे किया था, डाई हाइब्रिड पे किया था, किस पे किया था, द्विसंकर संकरण पे किया था, जो उनका तीसरा नियम था, ठीक है। अब चलो भाई देख लेते हैं, देखो एकल संकरण क्या है, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्या है, मटर के दो पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को ही एकल संकरण कहा जाता है। जैसे एक ही आपने लक्षण लिया, लक्षण क्या है, लंबाई, ठीक है। अब लंबाई भी लिया तो आप कैसे व्यक्त करोगे, तुलना करने के लिए कोई होना चाहिए ना भाई, कैसे आप बोलोगे ये व्यक्ति इस व्यक्ति से लंबा है, तो उसके लिए दो व्यक्ति तो चाहिए ना, तुलना तो करोगे ना, एक डोमिनेट एक रेसेसिव तो लोगे ही ना। तो ये क्या हो गया, ये एक ही लक्षण, एक ही है लंबाई, लेकिन आपने कहा ये लंबा है तभी तो दूसरा बौना होगा, जब तुलना करेंगे तभी तो कोई बौना होगा ना। तो ये लंबाई ले लिया, उसमें लंबे पौधे तथा बौने पौधों के मध्य क्रॉस करा दिया, संकरण मतलब क्या है, क्रॉस करा दिया, ठीक है। तो देखो मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया, क्या लिया, ने कहा मैम मेंडल ने एक लंबा पौधा ले लिया, लंबे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉल बोलते हैं, टॉल, ठीक है। अब मेंडल ने टॉल नहीं लिखा, मेंडल ने कहा इसको सिर्फ कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर अब लंबा लिया है, चूंकि लंबाई मैंने बोला तुलना करने के लिए दूसरा भी जरूरी है, तो दूसरा पौधा मेंडल ने कैसा ले लिया, बौना ले लिया, और इसको मेंडल ने किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया, किससे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, स्मॉल टी और स्मॉल टी से, ठीक है। अब इससे हम युग्मक बना लें, देखो युग्मक कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो यहाँ कैपिटल टी लिखा हुआ है, तो ये इसको अलग अलग कर दो, एक कैपिटल टी यहाँ, एक कैपिटल टी यहाँ, ये इसके युग्मक हो गए, और इसको अलग कर लो, एक कैपिटल टी यहाँ, एक कैपिटल टी यहाँ, ठीक है। तो ये क्या बन गए, युग्मक बन गए, ठीक है। अब मेंडल इनको क्रॉस कराएंगे, जो ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, संकरण, क्या क्रॉस करेंगे, क्रॉस कैसे कराते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यार जा भाई तू ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन मतलब क्या होता है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। हमने एक लंबाई लिया, एकल संकरण करा रहे, एक ही लक्षण लेंगे, एक ही कैरेक्टर लेंगे, उस एक कैरेक्टर में हमने सिर्फ लंबाई लिया, उसके दो रूप लिए हमने, एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, लंबे पौधे को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया, जबकि बौने पौधे को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया, उनके युग्मक बनाए। अब हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। क्रॉस कैसे कराते हैं, देखो ये वाला उठाओ, जो पहला टी है इसको उठाओ और इसके पास ले जाओ। अब देखो जब ये दोनों मिल जाएंगे, जब ये इसके पास जाएगा, बोलेगा भाई मैं और तुम तो दोस्त हैं, साथ साथ रहेंगे, तो क्या बन गया, ये बोला ठीक है आओ, मैं साथ हूं, तुम भी आ जाओ साथ में, तो क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर अब क्या होगा, ये वाला जाएगा, अब इस वाले के साथ जाएगा, और फिर ये दोनों कहेंगे आओ हम लोग भी दोस्त हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब ये कहेगा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी दोस्ती करूंगा, ये जाएगा इसके साथ, तो ये क्या बना लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ये क्या जाएगा इसके पास, तो ये क्या बना लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट फीलियल यानी F1 जनरेशन में आपने क्या देखा कि जो आपको रिजल्ट मिला वो चारों क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये देखो अब लंबा पौधा क्या था, कैपिटल टी, बौना पौधा क्या था, स्मॉल टी, डोमिनेंट कौन है, जो लंबा है, रेसेसिव कौन है, जो छोटा है। डोमिनेंट क्या करता है, रेसेसिव को हमेशा दबाता है,
रेसेसिव को हमेशा दबाता है। तो जब मेंडल ने एक लंबे पौधे को और एक छोटे पौधे को क्रॉस कराया, एक लंबे पौधे को एक छोटे पौधे को क्रॉस कराया और उन्होंने रिजल्ट देखा कि रिजल्ट क्या आता है, तो जब अभी तो ये हम बना रहे हैं ना, पर मेंडल ने जब देखा तो उन्हें क्या दिखा, क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो जहां पे भी कैपिटल टी होगा बेटा वो दूसरे को दबा देगा और अपने आप को प्रभावी दिखाएगा। हा हा हा। तो ये पौधा दिखने में कैसा हुआ, लंबा हुआ। ये भी कैसा दिखेगा, लंबा दिखेगा। ये भी कैसा दिखेगा, यहाँ पे भी कैपिटल टी है, ये भी इसको दबा देगा और अपना लंबाई ले लेगा और लंबा दिखेगा। ये वाला भी इसको दबाएगा बेचारे को और अपना लंबा हो जाएगा। तो चारों के चारों पौधे कैसे हो गए, लंबे हो गए, क्योंकि कैपिटल टी ने स्मॉल टी को क्या कर दिया, दबा दिया, दबा दिया। ठीक है, तो कैपिटल टी ने स्मॉल टी को जब भाई दबा दिया तो चारों पौधे कैसे दिखने लगे, लंबे दिखने लगे। सभी के सभी पौधे कैसे दिखने लगे, लंबे दिखने लगे। ठीक है, अब इसी को मेंडल ने बोला प्रभाविता का नियम। क्या बोल दिया, प्रभाविता का नियम। चलो नेक्स्ट पेज में लिख दे। ओके, यहीं पे लिख देते हैं, देखो यहाँ ऊपर लिख देते हैं हम। ठीक है, इसी को मेंडल ने क्या बोला, प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। यही क्या था मेंडल का, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस, प्रभाविता, एक क्या है दूसरे पे प्रभावी हो रहा है, एक क्या है दूसरे पे प्रभावी हो रहा है, दूसरे पे प्रभावी हो रहा है, रेसेसिव को दबा दे रहा है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सभी पौधे कैसे दिखे, लंबे दिखे। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्रॉस कराने में दिक्कत होती है बेटा, तो आप ऐसा भी क्रॉस करा सकते हो। ऐसे एक बॉक्स बनाओ, देखो इसको बोलते हैं पुन्नेट बॉक्स। ये हमने बना लिया। ठीक है, अब आपके जो एलिस थे यहाँ पे लिख दो। ये देखो, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, यही यहाँ पे लिख देना आपको। कहाँ गया भाई हमारा पेज, एक मिनट, नेक्स्ट। चलो यहाँ लिख देते, ठीक है, ऐसे बना सकते हो। ये देखो, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब क्रॉस करा लो, बहुत सिंपल है। कैसे करोगे, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी। अब इस वाले से करा दो, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। एक तरीका ये क्रॉस कराने का, रिजल्ट देखो सारे वही होंगे। ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा और ये भी लंबा होगा। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, ऐसे लिख दो, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसको उठाओ, एक बार इससे क्रॉस करा दो, ये बन गया। फिर इसको उठाओ, इससे क्रॉस करा दो, ये बन गया। फिर इसको उठाओ, इससे क्रॉस करा दो, और फिर इसको उठाओ, इससे क्रॉस करा दो। तो ये दोनों ही तरीके हैं जिनसे आप क्रॉस करा सकते हैं। ठीक है, तो मेंडल का पहला नियम हमने क्या सीखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर प्रभाविता का नियम। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। तो देखो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया, चले आगे। ठीक है, अब ये क्या था, ये था बेटा मेंडल का पहला नियम, जो कि क्या था, प्रभाविता का नियम। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे मेंडल का दूसरा नियम। मेंडल का दूसरा नियम, आ जाओ भाई। ठीक है, ये यहां तक आपने देखा, सभी लंबे पौधे पहले फर्स्ट जनरेशन में हमें कैसे दिखे, सभी लंबे पौधे। अब मेंडल ने क्या किया, इसमें से दो को उठाया, इसे उठाया, इसे उठाया। ठीक है, और इनको ही आपस में क्रॉस करा दिया। क्या किया, इनको आपस में क्रॉस करा दिया। चलो हम भी करा के देखते हैं। हमारा फर्स्ट F1 जनरेशन में क्या आया था, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यही आया था ना। देखो पीछे जाके देखो, भूलना नहीं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। क्या आया था, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यही आया था ना। तो मेंडल ने फर्स्ट F1 जनरेशन से हमें जो कुछ भी मिला था उसको क्या किया, क्रॉस करा दिया। ठीक है, क्या किया, क्रॉस करा दिया, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब क्रॉस करा लेते हैं। दो तरीके क्रॉस कराने के, या तो आप ऐसे पुन्नेट बॉक्स बना लीजिए, कैपिटल टी, स्मॉल टी,
कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या आएगा, ये पहले इसके पास जाएगा, आओ हम दोनों दोस्ती करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, फिर ये इसके पास किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये स्मॉल टी इसके पास जाएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ये स्मॉल टी के पास जाएगा। देखो ये रिजल्ट आया। दूसरे तरीके से भी करा के देख लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पहले जाएगा इसके पास, कैपिटल टी, फिर ये जाएगा इसके पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये जाएगा इसके पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ये जाएगा इसके पास, स्मॉल टी। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है हमारे पास, ये कौन सा रिजल्ट है, F2 जनरेशन का, ठीक है, F2 जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि दिखते कैसे हैं। देखो यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, ऑब्वियस सी बात है। कैपिटल टी कैसा कैरेक्टर था हमारा, डोमिनेंट, प्रभावी, तो ये क्या करेगा, रेसेसिव को दबाएगा, पर यहाँ तो कोई रेसेसिव ही नहीं है, दोनों ही क्या है, प्रभावी है। तो ये पौधा कैसा दिखेगा, आप बोलेंगे मैम लंबा दिखेगा, क्योंकि दोनों प्रभावी हैं। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी प्रभावी है, स्मॉल टी अप्रभावी है, प्रभावी अप्रभावी को दबा देगा, तो पौधा कैसा दिखेगा, लंबा। आपने क्या कहा मैम, कैसा दिखा, लंबा। यहाँ पे कैसा दिखेगा, यहाँ पे भी वही वाली बात है, इसलिए ये भी लंबा दिखेगा। लेकिन ये क्या हुआ, स्मॉल टी दोनों रेसेसिव आ गए। चलो भाई, प्रभावी वाले ने हमें दबा रखा था, अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कैसा दिखेगा, बौना दिखेगा। क्यों बौना दिखेगा, क्योंकि स्मॉल टी तो हमेशा बौने को ही रिप्रेजेंट कर रहा था ना। ये देखो स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बौने पौधे को कर रहा था। तो ये फिर से कैसे दिखने लगा, बौना दिखने लगा, ठीक है। अब अगर आप इसको बाहर से देखो, आप इन पौधों को बाहर से देखो, तो आप क्या कहोगे, आप बोलोगे कि मैम 3 पौधे लंबे हैं और 1 पौधा बौना है। क्या कहोगे आप, मैम 3 पौधे तो लंबे हैं, लेकिन 1 पौधा जो है वो बौना है। इसी को हम बोलते हैं बेटा फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है, जो हमें बाहर से देखने पे दिखता है, उसी को, उस रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, फिनोटाइप। हमने बाहर से देखा, हमें एक गिनती कर लेते हैं, 1 2 3, 3 लंबे दिखे और 1 बौना दिखा, तो हमने क्या लिखा, हमने 3 और 1 लिख दिया, यही क्या हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो। अब आपसे कोई पूछे कि भाई इसका जीनोटाइपिक रेशियो बताओ, जीनोटाइप रेशियो बताओ, तो आप क्या लिखोगे, आप देखोगे एक कैपिटल टी है, प्योर तरीके से आपने लिख दिया। एक स्मॉल टी है, प्योर तरीके से आपने लिख दिया। और 2 एक जैसे हैं तो लंबे, लेकिन आप जब इनका जीनोटाइप देखोगे तो क्या दिखेंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो आप क्या लिखोगे, 1:2:1। तो ये इसका क्या हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, 1:2:1। ये 2 रेशियो हो गए। समझ गए ना कैसे लिखेंगे। यहाँ पे भी वही सेम चीज है, ये लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है, ये बौना है। 3:1 बाहर से देखने में सेम, चाहे ये क्रॉस कराओ चाहे वो क्रॉस कराओ, रिजल्ट सेम आएगा बेटा, ठीक है। तो अब मेंडल ने क्या कहा, जब ये प्रयोग किया तो मेंडल ने इसको क्या कहा, विसंयोजन का नियम, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट, ये क्या हो रहा है, ये सेग्रीगेट हो रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसने अपने जो रेसेसिव कैरेक्टर था वो यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगा, ठीक है। ये देखो, तो मेंडल का पहला नियम क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम क्या हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको विसंयोजन का नियम कहा। और इसमें F2 जनरेशन में क्या है, हमें 3:1 का रेशियो मिला, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, 1:2:1, ठीक है। तो मैंने बताया था कि मेंडल के जो पहला नियम था और जो दूसरा नियम था वो किस पे था, मोनोहाइब्रिड, यानी कि एकल संकर क्रॉस पे था। अब हम क्या देखेंगे बेटा, अब हम देखेंगे मेंडल का जो तीसरा नियम है, और जो कि उन्होंने किस पे किया था, द्विसंकर क्रॉस पे किया था, ठीक है। उससे पहले हम अवलोकन देख लेते हैं, क्या देखेंगे हम, प्रथम संतति F1 पीढ़ी में
अरे भाई तुम जाओ भाई इधर। ठीक है, प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। ठीक है, F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे लंबे या 1/4 पौधे बौने थे। जीनोटाइप क्या आया? 3:1, जो मैंने बताया था, 3 लंबे पौधे, 1 बौना पौधा। और सॉरी, फिनोटाइप रेशियो ये था, यहाँ पे फिनोटाइप होगा बेटा, ये गलत लिख गया है। ठीक है, और जीनोटाइप रेशियो क्या होगा? 1:2:1। कब, कहां पे होगा? F2 जनरेशन में। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला भाई? टी व टी दोनों लंबे पौधे हैं। जहां पे भी कोई भी कैपिटल टी आ गया वो क्या हो जाएगा? लंबा पौधा बना देगा। जबकि स्मॉल टी क्या है? बौना पौधा है। स्मॉल टी क्या है? लंबा बौना पौधा है। कैपिटल टी की प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। अगर कहीं पे सिर्फ एक कैपिटल टी भी गया तब भी वो पौधे को कैसा बना देगा? लंबा बना देगा। जबकि बौनेपन के लिए 2 स्मॉल टी की जरूरत होगी। वरना आप देखो, जो यहाँ पे था, यहाँ पे एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था, लेकिन ये स्मॉल टी कुछ कर नहीं पा रहा था, उसको कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था, कैपिटल टी का दबा बैठा हुआ था। कब रिप्रेजेंट हुआ? जब दोनों ही प्रतियां क्या थी? स्मॉल टी थी। ठीक है, टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, कैपिटल टी जैसे, और स्मॉल टी जैसे लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो ये हमने मेंडल्स के 2 नियम पढ़े। किसका? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विसंयोजन का नियम। तो अभी तक जो हमने बात की वो क्लियर है। हमने पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसा था? जिसमें हम सिर्फ एक कैरेक्टर ले रहे थे। अब हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो कि मेंडल का 3rd लॉ में है। और वो कि क्या है? मेंडल ने अपने 3rd लॉ के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, जो कि क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या जिसको हम कहेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, इसमें क्या लिया? डाई हाइब्रिड, द्विसंकर। आप पूछेंगे मैम द्विसंकर क्या होता है? भाई 2 कैरेक्टर ले रहे हैं। आओ देखो इधर, देखो पहला कैरेक्टर इन्होंने क्या लिया? गोल। ठीक है, इन्होंने कहा कि क्या है ये? गोल है। और उसको किससे रिप्रेजेंट किया? कैपिटल आर कैपिटल आर। कैपिटल आर कैपिटल आर है तो ऑब्वियस सी बात है प्रभावी होगा। उसके अपोजिट इन्होंने क्या ले लिया बेटा? झुर्रीदार ले लिया, झुर्रीदार। तो ये अप्रभावी कैरेक्टर हो गया। गोल है, झुर्रीदार मानी पिचका हुआ है, उसमें झुर्रियां हैं, तो वो झुर्रीदार हो गया। अब ये तो पहला कैरेक्टर हो गया जो कि हम मोनोहाइब्रिड में ले रहे थे, एक कैरेक्टर की बात कर रहे थे। यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर क्या है? रंग की भी बात की गई है। तो प्रभावी जो रंग है वो क्या है? पीला। क्या है? पीला। और जिसके लिए इन्होंने क्या लिया है? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और हरे के लिए उसके अपोजिट कौन सा रंग लिया है जो कि अप्रभावी है? जो कि है हरा। और उसको किससे रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल वाई से। ठीक है, अब देखो, आप यहां से एक कैपिटल आर निकाल लो, यहां से कैपिटल वाई निकालो, युग्मक बन गए। यहां से एक स्मॉल आर निकाल लो, क्योंकि 2 स्मॉल आर है, 2 स्मॉल वाई है, यहां से निकाल लो। अब जब इनको हम क्या करेंगे? मिलाएंगे, तो क्या बनेगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, चलो इनका क्रॉस करा लेते हैं भाई। चलो इधर करा लेते हैं। देखो क्या है हमारे पास? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो देखो मैंने आपको क्रॉस कराने के लिए बताया था, या तो आप पुनेट बॉक्स बना के करा सकते हैं, या तो इस तरीके से करा सकते हैं। इसको उठाइए, यहाँ पे क्रॉस करा दीजिए। क्या आएगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई। फिर इसी को उठाइए, इससे क्रॉस करा दीजिए, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। अब इसको उठाइए, इससे क्रॉस करा दीजिए, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। फिर इसको उठाइए, इससे क्रॉस करा दीजिए, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास क्या हो गए? ये हमारे पास 4 इस तरीके से बन के आ गए। ठीक है, अब देखो इनको लिख लो, इन युग्मक को, एक इस साइड पे लिख लो और एक इस साइड पे लिख लो। जो मैंने पीछे बनाया था वही हमारे पास। ठीक है, तो एक इधर लिख लो, एक इधर लिख लो। अब इनको क्रॉस करा दो। ये पुनेट बॉक्स ही है। ठीक है, देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे बना लो, जरूरी नहीं है कि आप इतना फैंसी ही बनाओ। ये देखो, ऑलराइट। अब देखो लिख लो भाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, वही जो पीछे बनाया था वही है। ठीक है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। तीसरा क्या है? कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इधर भी इधर ही यही लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्रॉस करा दो। क्रॉस कराना अब आप सीख गए हैं, 1 2 हम करा के दिखा देते हैं। देखो
कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरीके से आप क्रॉस करा देंगे। ये देखिए यही चीजें आ रही है, देख रहे हैं, ये वाला रो जो है ये है, ऐसे आप पूरा क्रॉस करा देंगे। तो आपको पता है बेटा, आप कहेंगे मैम क्या पता है हमें, हमें तो कुछ नहीं पता है मैम। नहीं, आपको पता है बेटा। और आपको क्या पता है कि जहां पे भी कैपिटल होगा, जहां पे भी कैपिटल होगा वो क्या करेगा, वो अपना प्रभाविता दिखाएगा। क्या करेगा? अगर एक भी कैपिटल कहीं पे रहा तो वो क्या करेगा, अपना प्रभाविता दिखाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। देखो कैपिटल, अब हमने आर किस लिए लिया था, प्रीवियस से देख लो, हमने आर लिया था गोल होने के लिए, यानी जहां पे भी कैपिटल आर होगा वो क्या होगा, गोल होगा। और जहां पे भी स्मॉल आर होगा वो क्या होगा, झुर्रीदार होगा। जहां पे भी कैपिटल वाई होगा वो क्या होगा, पीला होगा। और जहां पे स्मॉल वाई होगा वहां पे क्या होगा, हरा होगा। चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, और इसका भी ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो कैपिटल आर है, गोल है, कैपिटल वाई है, कैसा है, पीला है। ठीक है, देखो दो स्मॉल आ रहे तो झुर्रीदार हो गया। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, देखो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। तो देखो अगर इसको हम इस तरह से पूरा क्रॉस कराएंगे, आप चाहो तो पूरा करा दो। ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, जल्दी जल्दी करा देते हैं जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है उनके लिए। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, एक बच्चा है बस वो आप करवा लेना। अब देखो इस तरह से जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे जहां पे भी कैपिटल होगा, आपको पता है अभी तक आप इतना सीख चुके हैं कि वहां पे क्या होगा, वहां पे प्रभावी लक्षण होगा। जैसे अगर ये है कैपिटल आर तो यानी कि वो कैसा होगा, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गोल हो को। और कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीले को। तो ये कैसा होगा, गोल और पीला होगा। कैसा होगा, गोल और पीला होगा। अब जैसे ये वाला देख लो, यहाँ पे स्मॉल आर है तो स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, गोल तो होगा नहीं, वो क्या होगा, झुर्रीदार होगा। और कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो पीला, यानी कि झुर्रीदार और पीला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप पूरा क्रॉस कराएंगे और ये लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 9 गोल पीले मिलेंगे, 3 गोल हरे मिलेंगे, 3 झुर्रीदार पीले मिलेंगे। देखो ये झुर्रीदार पीला मिला है ना, ठीक है। ऐसे ये क्या मिला आपको, गोल पीला मिला है, गोल हरा भी मिलेगा। ठीक है, गोल, जैसे ये क्या हो गया, ये गोल हो गया। और स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, हरे को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कैसा हो गया, गोल हरा। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। और एक जो है वो झुर्रीदार हरा मिलेगा, ये वाला देखो, स्मॉल आर, ये क्या हो गया, झुर्रीदार हो गया। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल वाई तो ये क्या हो गया, हरा हो गया। तो एक कैसा मिल गया बेटा, झुर्रीदार हरा मिल गया। तो आपको जो रेशियो मिला, फिनोटाइप फिर दोबारा हम बता देते हैं, जो हम बाहर से देखते हैं वो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1। ये क्या हो गया, ये फिनोटिपिक रेशियो हो गया। और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, हालांकि आपको याद नहीं रखना है, फिर भी हम बता देते हैं कि 1:2:4 1:1:1, ये क्या हो गया, जीनोटिपिक रेशियो हो गया। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और जो पूरा नहीं हुआ है वो आप बना लेना। ठीक है, वो आप बना लेना और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये नियम क्या कहता है बेटा, कि जब किसी संकर के 2 जोड़े को क्रॉस कराया जाता है तो किसी एक जोड़े का लक्षण दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चले। तो ये क्या था, ये था मेंडल का 3rd लॉ, जो किस पे किया गया था, द्विसंकर यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने इस पे कराया था। ठीक है, देखो अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये एक बार देख लो। यहाँ पे मैंने रेशियो लिख दिया है, कितने कितने क्या मिलेंगे। इस प्रकार से 2 अलग अलग बीजों की आकृति एवं रंग को स्वतंत्र वंशानुगति होती है। कैसे होते हैं वो, एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे अगर 2 लक्षण होंगे तो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं
लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं आपको पता है, मैंने पहले ही बताया आपको कि ये हमारी कोशिका है, कोशिका में क्रोमोसोम्स होंगे, उसमें क्या होंगे, डीएनए होंगे, डीएनए में क्या होंगे, जीन्स होंगे, और वही जीन क्या होंगे, हमारे सूचना के स्रोत होंगे जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के में कैरेक्टर्स को ले जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है, क्या पता है, डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको क्या कहते हैं बताओ। डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, अनुवादन कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोटीन जो होता है वो विभिन्न लक्षणों को क्या करता है, अभिव्यक्ति का नियंत्रण करता है, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं या जो एंजाइम्स होते हैं वही लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। आप बोलेंगे मैम कैसे, देखो जैसे हमने जो टी कैरेक्टर लिया था किसके लिए, टॉलनेस लंबाई के लिए लिया था कि लंबा होगा पौधा या बौना होगा, या आप ह्यूमन बींग्स में भी बात कर लो तो मान लो जीन टी लिया, ये एक प्रभावी लक्षण है, कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है, तो यहाँ पे एंजाइम का कार्य दक्षता से करना है, पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनेगा तो लंबे पौधे बन जाएंगे, लेकिन अगर अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनेगा तो क्या होगा, बौने पौधे हो जाएंगे, और तब यहाँ पे क्या होगा, जीन स्मॉल टी हो जाएगा जो कि अप्रभावी लक्षण को दर्शाएगा। देखो जैसे ह्यूमंस में भी क्या होता है, हमें ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, क्या सिक्रीट होते हैं बेटा, ग्रोथ हार्मोन। तो अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होगा तो इंसान लंबा हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा तो क्या हो जाएगा, इंसान शॉर्ट हाइटेड हो जाएगा, उसकी हाइट क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कौन कंट्रोल कर रहे हैं, हार्मोन्स और एंजाइम्स कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब जो नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण यानी कि लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं, किसमें, ह्यूमंस में, मानव में, किसमें बेटा, मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, जैसे कि घोंगा, यानी कि अंडे के जो ऊष्मा ताप होता है उस पर निर्भर करता है, अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। लेकिन जैसे हम मानव हैं, हमें मानव में देखना है, हम मानव हैं, तो मानव में जो लिंग निर्धारण है वो लिंग सूत्र पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, लिंग सूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो पहले समझ लेते हैं बेटा, फिर इसको पढ़ेंगे। देखो हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। कितने होते हैं, इतना तो पता है ना आपको, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46, यानी 23 पेयर्स। ठीक है, इतना सबको पता है, कितने होते हैं, 23 पेयर्स। अब देखो इन 23 में से 22 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, 22 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और एक जोड़ी यानी कि एक जोड़ी XX या XY क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो 22 क्या हो गए, ऑटोसोम्स, और एक जोड़ी क्या हो गए, सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब देखो जो मेल होगा, ये मेल का साइन है, यानी कि जो नर होगा, नर क्या होगा, जो नर होगा उसमें कौन से स्पेसिफिक सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, वो होते हैं X और Y। जब भी किसी में X और इन ऑटोसोम्स के अलावा X और Y क्रोमोसोम पाया जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो नर है, वो मेल है। ठीक है, और फीमेल में क्या पाया जाता है बेटा, मादा में क्या पाया जाता है, मादा यानी कि फीमेल में क्या पाया जाता है, XX। ठीक है, तो फीमेल का आइडेंटिटी, मादा का आइडेंटिटी क्या है, XX, जबकि नर का आइडेंटिटी क्या है, XY। समझ गए। अब देखो होता क्या है, यहां पे देखो नर क्या है, XY है, मादा क्या है, XX है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब भी क्या होता है, बेबी बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें देखो नर के पास क्या है, XY है, मादा के पास क्या है, XX है। आपको पता है एक दोनों किससे आएगा, एक मम्मी से आता है, एक पापा से आता है, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। ठीक है, अब मान लो यहां से आया, ये फादर है, ये कौन है, ये फादर है, और ये कौन है, ये मदर है। मदर क्या है, मदर मादा है, फीमेल है, तो XX क्रोमोसोम से, फादर क्या है, मेल है, नर है, तो X और Y क्रोमोसोम है। ठीक है, मान लो यहां से X आया, यहां से X आया, ठीक है,
और मदर के पास तो एक्स एक्स ही है भाई, तो वो एक्स ही देगी, यहां से भी एक्स आ गया। तो अब आप बताओ कि जो होने वाला बेबी है वो क्या होगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम किसकी पहचान है? आप बोलोगे मैम मादा की। तो जो एक्स एक्स क्रोमो, अगर फादर ने भी एक्स दे दिया, मदर ने भी एक्स दे दिया, तो होने वाला बच्चा क्या होगा? बेबी गर्ल होगी। क्या होगा? लड़की होगी, बेबी गर्ल यानी कि लड़की होगी। ठीक है। अब दोबारा अगर मान लो फादर ने वाई दे दिया, मान लो इस एक्स की जगह फादर से वाई आ गया, कोई भी आ सकता है, 50-50 चांसेस होते हैं, ऐसा कोई ये पर्टिकुलर नहीं होता कि यही आएगा, 50-50 चांसेस होते हैं बेटा, कुछ भी आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है। तो मान लो एक्स नहीं आया, वाई आ गया, मदर के पास तो भाई एक्स ही है, तो वो तो हर बार एक्स ही देगी, उसके जो चांसेस है वो 100% एक्स के हैं, क्योंकि उससे क्या आएगा? उससे हर बार एक्स ही आएगा। तो मदर से क्या आया? एक्स आया। तो अब कौन सा क्रोमोसोम बन गया? वाई एक्स। ठीक है, या एक्स वाई आप कह सकते हो। क्या बन गया? एक्स वाई। और एक्स वाई किसका कैरेक्टर है? आप बोलोगे मैम नर का कैरेक्टर है, तो क्या बनेगा? बेबी बॉय बनेगा। क्या बनेगा? लड़का बनेगा, बेबी बॉय बनेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि ये लड़का होना और लड़की होना ये किस पे डिपेंड करता है? ये किस पे डिपेंड करता है? ये नर पे डिपेंड करता है कि मादा पे डिपेंड करता है? आप बोलोगे मैम ये तो नर पे डिपेंड कर रहा है, मादा के पास तो एक्स एक्स ही है, वो तो बेचारी हर बार एक्स एक्स ही देगी। ये तो नर पे डिपेंड करता है कि अगर वो वाई क्रोमोसोम उनका आता है जो 50-50 चांसेस है तो लड़का हो जाएगा, और अगर एक्स क्रोमोसोम आएगा तो बेबी गर्ल हो जाएगी। तो किस पे डिपेंड करता है बेटा? लड़कों पे डिपेंड करता है कि होने वाले बच्चे का जेंडर क्या होगा। ये बात लड़कों पे डिपेंड करती है बेटा कि होने वाला जो बच्चा है उसका जेंडर क्या होगा। क्लियर है? ठीक है। अब चलो भाई देख लेते हैं, जो लिखा था उसको भी पढ़ लेते हैं। आधे बच्चे लड़के आधे लड़की हो सकते हैं, 50-50 रेशियो मैंने बताया। सभी बच्चे चाहे लड़का हो या लड़की अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है, वह लड़की जिसे पिता से वाई गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़का होता है। ठीक है, यानी कि जिसे एक्स गुणसूत्र वंशागत हुआ है वो लड़की हो जाएगी पिता से, और जिसे पिता से वाई गुणसूत्र मिला है वो क्या हो जाएगा? वो लड़का हो जाएगा। तो ये बात किस पे डिपेंड करती है बेटा? लड़कों पे डिपेंड करती है। अब देखो टॉपिक आ गया जैव विकास। अभी क्या है, एनसीईआरटी में जैव विकास नहीं दिया गया है। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी आप देखेंगे तो उसमें जैव विकास नहीं है, आपके चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या है? अनुवांशिकता है। तो पर आपकी पुरानी एनसीईआरटी में जैव विकास इंक्लूडेड था। तो शॉर्ट में हम एकदम बता देंगे थोड़ा सा, ठीक है, ताकि जिन बच्चों को पढ़ना हो उनको ये ना लगे कि ये चैप्टर ही ये कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपको सिर्फ अनुवांशिकता और लिंग निर्धारण तक ही पढ़ना है, आपको जैव विकास अभी न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर भी शॉर्ट में थोड़ी चीजें देख लेते हैं। तो देखो जैव विकास क्या होता है बेटा? निरंतर धीमी गति से होने वाले प्रक्रम जो हजारों करोड़ों वर्षों पूर्व जीवों में शुरू हुआ था, जिससे नई स्पीशीज का उद्भव हुआ। यानी जो जैव विकास है, जो एवोल्यूशन है, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो करोड़ों सालों से धीरे 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 चेंज होकर नई नई स्पीशीज बनती रहती है। ऐसा नहीं होता है, देखो या तो म्यूटेशन हो, सडन म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? सडन चेंजेस आता है। लेकिन जो जैव विकास है, उसमें क्या होता है? करोड़ों, मान लो हम में कोई चेंज हो रहा है, सपोज हम में कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी भी वजह से, तो वो आज से कई साल पीढ़ी बाद होते 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 जो स्पीशीज आएगी उसमें दिखेगा। तो ये जो परिवर्तन है ये धीरे धीरे होता हुआ बहुत टाइम लेता है। ठीक है, आप देखो एक स्थिति देख लेते हैं। ये लाल भृंगों का समूह है, आप कीड़ा समझ लो, भृंग से आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप समझ लो लाल कीड़ों का समूह है। ठीक है, इन्होंने जनन के द्वारा रंग में परिवर्तन कर लिया। ठीक है, सभी भृंग लाल कलर के हो गए, सिर्फ एक हरा रह गया। ठीक है, सिर्फ एक भृंग हरा रह गया, एक कीड़ा हरा रह गया, और बाकी सारे कैसे हो गए? लाल हो गए। तो क्या देखा हमने? एक कीड़ों का समूह है जिसमें सभी कीड़े जनन के द्वारा लाल रंग ले लेते हैं, सिर्फ एक कीड़ा जो होता है वो कैसा होता है? हरा रंग का होता है। अब होगा क्या? ठीक है, जो लाल है वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अब उसी जिस पेड़ पे ये रहते हैं उसी पेड़ पे कुछ कौवे आते हैं। कौन आता है? कौवा आता है। ठीक है, चलो हम बना के दिखा देते हैं। भाई आ जाओ, तुम यहाँ आओ।
ठीक है। अब यहाँ पे लाल कीड़े बहुत ज्यादा हैं, ये कौन है, ये लाल कीड़े हैं और एक हरा कीड़ा है। ठीक है। अब ये जो हरा कीड़ा है ये क्या होता है, क्योंकि ये झाड़ियों से मेल खा जाता है भाई, पेड़ का रंग भी, झाड़ियों का रंग भी क्या होता है, हरा होता है, तो वो हरे से मिल जाता है और कौओं को नहीं दिखता है। लेकिन लाल वाले उनको दिख जाते हैं, क्योंकि लाल झाड़ियों में छुप नहीं पाते हैं, वो बाहर से दिखते रहते हैं अपने रंग की वजह से। तो ये कौए क्या करते हैं, इन सभी लाल वालों को खाना शुरू कर देते हैं। तो जब खाना शुरू कर देते हैं तो इनकी संख्या में कमी हो जाती है और इनको खा नहीं पाते, तो ये अपनी संख्या जनन करके बढ़ाते रहते हैं और इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। अब देखो निष्कर्ष क्या निकला कि जो हरे भृंग थे उनको प्राकृतिक चयन का फायदा हुआ। इसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चयन। कि कौओं ने क्या किया, क्योंकि वो दिख नहीं रहते झाड़ियों में, क्या था वो झाड़ियों में क्या थे, छिप गए थे, दिख नहीं रहते। और यह प्राकृतिक चयन किसने किया, कौओं ने किया भाई। कौओं ने लाल वालों को खा के क्या किया, खत्म कर दिया, और ग्रीन वाले अपनी क्या किए, जनन करके बढ़ाते रहे और उनकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, समझ गए। जिससे समष्टि पर्यावरण में अच्छी तरीके से वो रह सके हरे वाले, तो उन्होंने इसलिए क्या किया, अपने आप को उसके अनुकूल बना लिया। ठीक है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति में भी क्या होता है, कुछ लाल कीड़ों का समूह होता है जो जनन द्वारा रंग में परिवर्तन कर लेते हैं, सभी लाल रह जाते हैं, सिर्फ एक नीला होता है। जैसे आपने पहले देखा एक हरा होता है, यहाँ पे सिर्फ एक नीला होता है। ठीक है। अब इस बार क्या होता है, जो कौवे होते हैं, ठीक है, वो लाल और नीले दोनों का पहचान करके खा लेते हैं, क्योंकि हरा तो है नहीं कि छुप जाए झाड़ियों में, हरा तो है नहीं कि झाड़ियों में छुप जाए, इसलिए वो कौवे जब आते हैं तो वो किसको खा लेते हैं, वो लाल को भी खाते रहते हैं और नीले को भी खाते रहते हैं। ठीक है। अब होता क्या है देखो, अब कौवे लाल तथा नीलो दोनों को खा लेते हैं। अब दोनों बराबर बराबर, नीले वैसे ही कम थे, नीले वैसे ही कम थे और लाल जो थे वो अधिक थे, तो लाल जो है कीड़े ज्यादा थे किससे, नीले से। तभी वहां पे एक हाथी आता है रौनते रौनते। ठीक है। और वो क्या करता है, जितने भी लाल वाली झाड़ियां, जो झाड़ी, जैसे हाथी क्या होता है, झाड़ियों पे आता रहता है, और वो जो भृंग है, जो कीड़े वो कहाँ है, झाड़ियों में रहते हैं, तो हाथी उन झाड़ियों को रौंदते हुए चला जाता है। हाथी जो होता है उन झाड़ियों को रौंदते हुए चला जाता है। तो जब रौंदते हुए चला जाता है तो जितने भी लाल भृंग वाले जो उसमें रहते थे वो सारे मर जाते हैं, और संयोग से वो उस वाली झाड़ी को नहीं रौंदता है जिसमें नीले रहते थे, तो नीले वाले क्या होते थे, बच जाते थे। तो जब नीले वाले बच गए बेटा, तो वो फिर जनन करके अपनी संख्या क्या होगा, बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि ये तो एक दुर्घटना थी। हो सकता है हाथी ना आता तो लाल ही ज्यादा रहते, तो ये दुर्घटना के कारण एक भृंग की समष्टि बच गई और उसका स्वरूप बदल गया। ठीक है। तो इसलिए कोई छोटी सी दुर्घटना भी जीन की आवृत्ति को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है, और उनकी उत्तरजीविता हेतु जो है कोई लाभ हो सकता है ना हो। ठीक है। अब तीसरा सिचुएशन देख लेते हैं। यहाँ पे भी भाई एक लाल भृंगों का समूह है। अब जो भृंग जिन झाड़ियों पे रहते हैं, भृंग थे, कीड़े थे, एक झाड़ियों पे रहते थे, उन झाड़ियों पे एक रोग लग जाता है, उन झाड़ियों पे एक रोग लग जाता है। और अब जब रोग लग जाएगा तो झाड़ियां विकसित नहीं होंगी, तो बेचारे जो कीड़े उनको खाने के लिए सही से क्या मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा। तो पोषण नहीं मिलेगा तो उनकी संख्या में कमी हो जाएगी भाई, क्योंकि पोषण नहीं मिल रहा है, तो भृंगों की संख्या क्या होगी, कम होती जाएगी। भृंगों की संख्या क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है। भृंगों की संख्या, अरे यार, भृंगों की संख्या क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इससे पौधों का रोग कुछ दिन बाद समाप्त हो गया, कुछ दिन बाद पौधे ठीक हो गए, जो उनमें रोग लगा था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो अब भृंगों की संख्या में फिर से वृद्धि हो जाएगी ना भाई। निष्कर्ष क्या निकला, भृंगों की जनसंख्या में कोई आनुवांशिक परिवर्तन नहीं हुआ, जनसंख्या में प्रभाव कुछ समय के लिए पर्यावरण के कारण आ गया था, यानी ये तो पर्यावरण कारण था कि पौधों में रोग लग गया। जैसे ही रोग ठीक हुआ भृंग फिर से वैसे हो गए, तो जनसंख्या फिर से वैसे हो गई, कोई भी वो चेंज नहीं हुआ। पहले में हमने क्या देखा कि एक तो जनसंख्या बिल्कुल ही खत्म हो गई। ठीक है। जो ग्रीन वाली थी वो डेवलप कर गई। ठीक है। दूसरे में जो नीली वाली थी वो डेवलप कर गई। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं।
दो तरह के लक्षण होते हैं बेटा, एक को बोलते हैं उपार्जित लक्षण और एक को बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, देखो आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, वो वंशानुगत होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। लेकिन उपार्जित यानी अर्जित, जो हम जन्म के बाद डेवलप करते हैं, जो हमें जन्म के बाद जो लक्षण डेवलप होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण। ठीक है, देखो उपार्जित लक्षण, ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं, जबकि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं ये जीवों की वंशानुगत प्राप्त होते हैं, ये वंशानुगत होते हैं। ठीक है, उपार्जित लक्षण जो होते हैं वो जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते हैं और अगली पीढ़ी तक नहीं जाते हैं। जो उपार्जित, जो भी लक्षण आप अर्जित करोगे, जैसे आप ढोल बजाना सीख लो, जैसे आप बैडमिंटन खेलना सीख लो, तो ये आपके क्या है, आपने लक्षण विकसित किया अपने में। ठीक है, तो वो आपकी अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगे। ठीक है, कौन जाएगा, जो आनुवांशिक लक्षण होगा वो वंशानुगत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। समझ गए? अब देखो जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं, क्योंकि वो अगली पीढ़ी में जा ही नहीं रहे हैं। जैसे कि अल्प पोषित भृंग के धार में कमी, यानी कि जब पौधों में रोग लग गया था और अल्प पोषित हो गए थे तो वो कैसा था, उपार्जित लक्षण था। ठीक है, आनुवांशिक में क्या होगा, वो जैव विकास में सहायक होंगे, यानी कि मानव के आंखों और बालों का रंग जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये कौन सा लक्षण है, आनुवांशिक है, जेनेटिक कैरेक्टर है। ठीक है, अब देखो यहां पे दो टर्म्स और समझते हैं, एक होता है समजात और एक होता है समरूप। किसी को पता है समजात और समरूप क्या होता है, बताओ? नहीं पता? चलो देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, देखो समजात क्या होता है बेटा, जैसे आपने पक्षी देखा है, सरीसृप देखा है, जल स्थलचर देखा है और स्तनधारी देखा है। ठीक है, इन सबके पदों की आधारभूत संरचना जो होती है समान होती है, किंतु यह विभिन्न कशेरुकी जीवों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए होते हैं, इन्हें हम समजात अंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी जो उत्पत्ति है वो एक ही प्रकार के पूर्वज से हुई है, जो कि जैव विकास का प्रमाण देते हैं। यही जैव विकास है जो मैंने आपको बताया कि जैव विकास क्या होता है, धीरे धीरे होने वाला सतत प्रोसेस है। देखो जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है। ठीक है, ये मेरे हाथ का जो भी बनावट है ऐसा है। ठीक है, अब आप कोई पक्षी ले लो, उसका अग्र हाथ पाद ले लो। ठीक है, सरीसृप का ले लो, जल में जो रहते हैं उनका ले लो, तो भले हम सबके काम अलग अलग है, मतलब देखो हम अपने हाथ का उपयोग खाने में, पकड़ने में कुछ करते हैं, पक्षी उड़ने में करते हैं, जो जल वाले हैं वो अलग तरीके से करेंगे, सरीसृप जो होंगे वो अलग तरीके से करेंगे, लेकिन भले ही सबके कार्य अलग अलग हों। ठीक है, भले ही क्या है, सबके कार्य अलग अलग हो, लेकिन सबकी जो आधारभूत संरचना है, सबकी जो ओरिजिन है वो क्या है, वो सेम है। यानी कि इन अंगों की उत्पत्ति जो है एक ही प्रकार के पूर्वज हैं, जिनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज हुआ है और ये अलग अलग तरीके से डेवलप हो गए हैं। तो भले आकार क्या है इनका, आकार लगभग एक जैसा है, पर कार्य क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। कार्य क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, समजात अंग। यानी कि विभिन्न जीवों में या अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक है। अगर आप हमारी आधारभूत संरचना सबकी देखेंगे, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, तो कैसा है, वो लगभग सेम है, लेकिन जो उनके कार्य हैं वो भिन्न भिन्न हैं। तो ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। वहीं पे समरूप अंग क्या होते हैं, तो देखो समरूप अंग वो होते हैं बेटा जिनकी संरचना तो अलग अलग होती है, उत्पत्ति तो समान नहीं होती है, किंतु कार्य समान होता है। उत्पत्ति समान नहीं है किंतु कार्य समान होगा। देखो हम बताते हैं कैसे। ठीक है, जैसे मान लो चमगादड़ है। चमगादड़ क्या है, चमगादड़ का भी पंख होता है, देखो पेड़ पे उठकर लटका रहता है, उल्टा लटका रहता है ना। और पक्षी का पंख है, दोनों ही पक्षी के जो अग्रपाद है और चमगादड़ का जो पंख है, दोनों ही किस यूज में आते हैं, आप कहेंगे मैम दोनों ही उड़ने के यूज में आते हैं, लेकिन दोनों का जो क्या है, दोनों की जो उत्पत्ति है वो क्या है, वो अलग अलग है। तो समरूप अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। पक्षी किस में आएगा, एप्स में आता है। ठीक है, पक्षी किस में आता है, एप्स में आता है, जबकि चमगादड़ क्या है, चमगादड़ किस में आता है, बताओ कमेंट बॉक्स में बताना चमगादड़ किस में आता है। ठीक है, तो क्या है बताओ जल्दी, या जंतुओं के जो अंग तो समान कार्य कर रहे हैं लेकिन अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। ठीक है, अब बताओ जीवाश्म क्या होता है भाई,
तो देखो, जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मिट्टी है और कोई भी जानवर या कीट कोई भी उसमें दब गया और बहुत सालों तक दबा रहा, उसके ऊपर और मिट्टी गिर गई, वो वहां नीचे दबा रहा, तो वो क्या बन जाएगा? वो जीवाश्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जीवाश्म बन जाएगा। ठीक है, अब वो सूख कर कठोर हो जाता है। जैसे ओमोनाइट जीवाश्म आकशेरुकी का है, ट्राइलोबाइट आकशेरुकी का है, नाइटिया जीवाश्म मछली का। ये इससे आपको मतलब नहीं, सिर्फ जो जीवाश्म है वो आप याद रखना कि जीवाश्म क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा जेनेटिक्स में, अनुवांशिकता में, अनुवांशिकी में, उसके कुछ टर्म्स है बेटा, उनको देख लेते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा, जीन, अब आपको पता चल गया जीन क्या है। मेंडल ने जीन को ही कारक या फैक्टर कहा था। जब मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे, जो नियम दिए थे, तो मेंडल ने कहा था कोई तो ऐसी चीज है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। लेकिन तब मेंडल को ये पता नहीं था कि वो क्या है, वो जीन है। तब मेंडल को बात पता नहीं थी कि वो क्या है, वो जीन है। तो मेंडल ने उसको क्या कह दिया था? कारक कह दिया था। फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने उसको क्या कहा? जीन नाम दिया। ठीक है, तो ये जीन ये होता है, समझ गए? जीन क्या है? अनुवांशिकता की इकाई है। जीन क्या है? अनुवांशिकता की इकाई है। उसके बाद अलील्स क्या होते हैं? देखो, विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी यानी कि एलील्स कहा जाता है। एक ही जीन के थोड़े से भिन्न रूप ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगट क्या होते हैं? देखो, जैसे आपने दिया था, आपने देखा था लंबाई के लिए हमने लिया था कैपिटल टी और बौनेपन के लिए लिया था स्मॉल टी। तो अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे लिखा हुआ है, तब इसको बोलेंगे सम युग्मजी। सम मतलब क्या होता है? सेम। सम मतलब क्या? सेम। युग्मजी मतलब क्या? युग्मज। तो जब सेम जैसे दोनों युग्मज दिखते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सम युग्मजी। अगर इसको ऐसे लिख दो, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो यही क्या हो जाएगा? विषम युग्मजी, यानी समान नहीं है, अलग है, विषम युग्मजी हो जाएगा। ठीक है, तो वे जीव जिनमें विपरीत विश्लेषुके के अलील होते हैं, ये दोनों क्या हो गए? ये क्या एलील, ये क्या एलील है, तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एलील। ठीक है, तो वे जीव जिनमें विपरीत विशेषकों के एलील्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगोट। और जिनमें सम होते हैं, यानी ये सम होते हैं, ठीक है, उन्हें सम युग्मजी या होमोजाइगस बोलते हैं। होमो यानी सेम, हेट्रो यानी डिफरेंट। वे जीव जिनमें समान विशेषकों के एलील होते हैं, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। ठीक है, प्रभाविता क्या होता है? हमने देखा था, वह जीन जो F1 पीढ़ी में प्रकट हुआ था, यानी जो प्रभावी होगा वो जो दूसरा अप्रभावी होगा उसको क्या करेगा? दबा के रखेगा। ठीक है, अप्रभावी वह जीन जो प्रभावी जीन के समक्ष प्रकट नहीं हो पाता है, बेचारा दबा रहता है। जब प्रभावी नहीं होगा तभी वो अपने आप को प्रकट करेगा, अगर प्रभावी होगा तो दब के बैठा रहेगा, प्रकट नहीं होगा। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है? जीव का वो जीन जो आधार, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। याद करो, मैंने दो चीजें बताई थी, एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप। याद करो, जो हमने मेंडल का फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ा था तो बताया था फिनोटाइप क्या है? जो बाहर से देखने में पता चले, और जीनोटाइप क्या है? जो जीन्स, जो क्या हो? जीव का जीन्स के आधार पर हो। जैसे हमने देखा था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमने क्या लिखा था उसका जीनोटाइप? 1:2:1, जबकि फिनोटाइप क्या लिखा था? 3:1। ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो वापस से बैक जाके देख लो। समझ गए भाई? अब देखो, फिनोटाइप जो जीव का बाहरी दृश्य के आधार पर प्रारूप हो, जैसे लंबे पौधे हैं, बौने पौधे हैं, ये सब तो आप बाहर से देख के बता सकते हैं ना, लेकिन जीनोटाइप के लिए इसको आपको जीन लेवल पे देखना पड़ेगा। ठीक है, सूक्ष्म विकास क्या होता है? छोटे क्षेत्र में होने वाला विकास, जैसे बीटल्स के शरीर में रोग में परिवर्तन हो गया। स्पीशीज क्या होती है? जनसंख्या में समान जीवों का वो समूह जो आपस में निषेचन कर सके। याद रखना, स्पीशीज क्या होती है? सिंपल लाइन में याद रखना यार, सब भूल जाओ। कोई पूछे व्हाट इज स्पीशीज, जो आपस में क्या होता है? इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। ऐसे ग्रुप जीवों का वह समूह जो आपस में क्या कर सके? निषेचन कर सके। ठीक है, गुणसूत्र क्या होते हैं? अभी मैंने बताया था, जो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो कोशिकाओं के केंद्र में पाई जाती हैं, जिससे कोशिका की अनुवांशिक सूचना होती है। क्योंकि क्या होता है, इन्हीं में क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है? जीन्स होता है। डीएनए क्या होता है? देखो यहाँ पे देख लो, फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये भी आपको याद होना चाहिए, आगे आपके बहुत काम आएगा। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल या गुणसूत्र में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये बेटा आपका चैप्टर था।
उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर से हम कहेंगे भाई कमेंट्स किया करो आप लोग, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखा करो, आप उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। अब मिलेंगे आपके नए चैप्टर के साथ, तब तक थैंक यू।